नमस्कार किसान साथियों। ये जो धान की आप फसल देख रहे हैं, ये करीब 25 दिन की अवस्था के दौरान चल रही है और इसमें कल्लों का फुटाव बहुत कम है और इसमें यदि सिंचाइयाँ की जाती हैं तो पानी का भी ठहराव कम होता है। तो इस तरह ज़मीन में जल धारण की क्षमता में कमी के चलते सिंचाइयाँ व खाद दवाओं की लागत में बहुत बढ़ोतरी हुई है। कठोर ज़मीन से जड़ों का विकास कम होता है, जड़ों तक हवा का संचार नहीं हो पाता है। तो इस तरह यूरिया आदि उर्वरकों से ज़मीन का स्तर बहुत बिगड़ चुका है और ज़मीन इतनी कड़क हो गई है कि जो पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होना चाहिए, उसके राइजोम जो सफ़ेद जड़ें होती हैं उनका निचले स्तर तक अच्छे से ग्रोथ होना चाहिए। जितना निचले स्तर तक ग्रोथ होगा उतनी हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी और फसल के पौधे के जड़ों तक हवा का संचार अच्छा होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब ज़मीन हमारी भुरभुरी होगी, क्योंकि पौधे भी अपनी जड़ों से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। तो जब ज़मीन कड़क होगी तो हमारे ज़मीन का स्तर बहुत ख़राब हो चुका है और ज़मीन का जो ह्यूमस होना चाहिए वो ह्यूमस अच्छे से नहीं है और जो CN का अनुपात है यानी कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात है वो विपरीत हो चुका है। तो इसके विपरीत होने की वजह से हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। ज़मीन की जैविक और भौतिक संरचना को बनाए रखने के लिए हमारे असंख्य साझीदार जैव बैक्टीरिया ज़मीन में पाए जाते थे और ये जो हम फसल को पोषक तत्व देते हैं, जैसे NPK हुआ, जिंक हुआ, सल्फर हुआ, इनको मिले रूप में ये पौधों की जड़ों तक पहुंचाते थे और उसको पौधा आसानी से लेता था। ये स्लोबलाइजिंग बैक्टीरिया जब हमारी ज़मीन में नहीं रहे तो हमारी फसल ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये तनावग्रस्त हो गई है। इस तरह तनावग्रस्त हो जाती है और उसकी जो बढ़वार है यानी ग्रोथ है व फुटाव है कल्लों का वो बाधित होता है और पौधा बहुत धीमी गति से चलता है। इसका प्रमुख कारण अंधाधुंध केमिकल और अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग है। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए 2-3 बार किसान भाई खरपतवार नियंत्रण के जो है रसायनों का प्रयोग करते हैं। इससे आज हमारी ज़मीन मर चुकी है और ये मिट्टी हो चुकी है। ये हम नहीं कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की 30% उपजाऊ भूमि आज मरुस्थल होने के कगार तक पहुंच चुकी है? ये मैं नहीं, भारत सरकार और इसरो का 2016 साल का रिपोर्ट कहता है। यूनो का 2022 साल का रिपोर्ट कहता है कि दुनिया में अब हर सेकंड 1 एकड़ भूमि मरुस्थल बन रही है। ज्यादातर किसानों को पता ही नहीं है कि उनकी खेत जमीन अब बंजरता की तरफ, मरुस्थल होने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। उनकी मिट्टी मर रही है, खत्म हो रही है और जो किसान इसे जानते हैं वो इसे तेजी से बचाने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहे। पौधे कार्बनिक एवं ऑर्गेनिक तत्व जब ग्रहण करते हैं तो चयापचय अच्छे से होता है, फसल की ग्रोथ अच्छी होती है और मृदा की जैविक एवं भौतिक संरचना में सुधार होता है। क्योंकि जब हमारे ये साझीदार बैक्टीरियों की श्रृंखला ज़मीन के अंदर बढ़ती है तो ज़मीन भुरभुरी होती है, ज़मीन के अंदर मृदा कणों का विन्यास होता है। तो आज हम बात करेंगे जागरूक किसान अब माइकोराइजा जीवाणु की क्रियाशीलता को समझने लगे हैं। विशेष तौर पर हमारी खेती के लिए 50 तरह के जैव बैक्टीरियों की ज़रूरत होती है, उनके उप प्रजातियों की ज़रूरत होती है, जैसे राइजोबियम हुआ, एजेटोबैक्टर हुआ, एजोस्पाइरलम हुआ, एसिटोबैक्टर हुआ और फास्फोरस सेलुलाइजिंग बैक्टीरिया हुआ, व माइकोराइजा हुआ, ट्राइकोडर्मा हुआ। जिंक और पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया भी ज़मीन के अंदर होना आवश्यक है।
तथा इसके अलावा जैसे हमारे ज़मीन में तमाम तरह के कीट जैसे दीमक, वाइट ग्रब हुआ, इनके लिए बेबियारा बेसियाना, वर्टिसिलियम आदि बैक्टीरिया इनके संटेनस होना ज़रूरी है। और इनकी तमाम तरह की उपप्रजातियाँ हैं। तो आज हम बताते चलें कि ग्रीन प्लैनेट कंपनी ऐसी ही जैव आधारित बैक्टीरियों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसको आज हम लोग प्रीमियम के नाम से जानते हैं। इसमें 50 तरह के जैव बैक्टीरिया व उनके संट्रेनस उपलब्ध हैं, जो 1 ml में 21 करोड़ 70 लाख के करीब हैं। और ये जब हम लोग ज़मीन में इसका प्रयोग करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होके तमाम ज़मीन के अंदर बढ़ते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं, जो हमारी ज़मीन के लिए बहुत आवश्यक है। और एक कार्बनिक एवं ऑर्गेनिक तत्व जब ग्रहण करते हैं तो चयापचय अच्छे से होता है, फसल की ग्रोथ अच्छी होती है और मृदा की जैविक एवं भौतिक संरचना में सुधार होता है। आज हमारे तमाम जागरूक किसान इन बैक्टीरियों के बारे में समझा और अब माइकोराइजा जीवाणु की क्रियाशीलता को समझने की कोशिश की। आज हम विशेष तौर पे बात करेंगे माइकोराइजा जैव बैक्टीरिया की। तो ये आप देख रहे हैं माइकोराइजा जैव बैक्टीरिया है। ये 4 किलो का पैकेट है और ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट की तरफ से उत्पादित किया हुआ है। और ये 4 किलो 1 एकड़ में हर फसल में प्रयोग किया जा सकता है। तो जब हम माइकोराइजा बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं तो उस समय हमारी जो मृदा कणों में फास्फोरस की जो कई सालों से पड़ी हुई पोषक तत्व हैं और वो मृदा कणों के बीच में फंसे पड़े हैं, तो ये जब बैक्टीरिया जाता है माइकोराइजल तो ये उन मृदा कणों से फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके पौधे की जड़ों तक विलेय रूप पहुँचाता है। तो इस तरह से जब फास्फोरस के कण मृदा कणों से विलेय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और तब मृदा कणों के बीच विन्यास होता है, जिससे ज़मीन भुरभुरी होती है, वायु व जल का संचरण अधिक होता है, जल का ज़मीन में ठहराव अधिक होता है और नमी काफ़ी दिनों तक टिकाऊ बनी रहती है। तो इस तरह ये माइकोराइजा काम करता है। और इसके अलावा जब जड़ों में हवा का संचार होगा तो पौधे अपने जड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जब उनको हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी और पानी का जो ठहराव अच्छे से होगा तो हमारे जो फसल है उसमें नमी काफ़ी दिनों तक टिकाऊ बनी रहेगी। माइकोराइजा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ जब धान की रोपाई करने के लिए खेत की तैयारी कर रहे हों उस समय बुरकाव करके ज़मीन में मिला देना चाहिए। यदि आप उस समय नहीं डाल पा रहे हों तो जब रोपाई के बाद खरपतवार नियंत्रण करते हैं और सिंचाई करने जा रहे होते हैं उस समय इसको सिंचाई के आगे फैला के और सिंचाई कर देना चाहिए। ध्यान रहे कि 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भर जाए। ये पहली या दूसरी सिंचाई में आप माइकोराइजा का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी जैसे धान की आप फसल देख रहे हैं, इसमें तमाम राइजोम जो जड़ें होती हैं, सफ़ेद जड़ें पौधों के नीचे निकलती हैं। तो ये पौधों की जड़ों के नीचे जो सफ़ेद जड़ें दिख रही हैं राइजोम कहते हैं। और यही जड़ें ज़मीन से पोषक तत्व ग्रहण करती हैं और जब ज़मीन भुरभुरी होती है उस समय ये फसल से अच्छा पोषण देती हैं, पानी का अवशोषण करती हैं और वो पौधे तक पहुंचाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। पौधे में चयापचय की प्रक्रिया अच्छी होती है, जिससे पौधे में कल्लों का फुटाव अच्छा होता है